नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है कि मल्टी फेज पोल्स आर हियर टू स्टे, सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कई चरणों में होने वाले चुनाव आगे भी जारी रहेंगे। तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका नाम है नसीम जैदी। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जो कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी एक बड़े राज्य में एक ही चरण में चुनाव करवा पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग ड्रॉन आउट मल्टी फेज पोल्स आर हियर टू स्टे बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर पोल्स। यानी कि उनका कहना था कि लॉन्ग ड्रॉन आउट यानी कि लंबे वक्त तक खिंचने वाले बहुचरणीय चुनाव जो हैं तो वो आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि जो केंद्रीय पुलिस बल है तो उसका प्रयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों, दिक्कत ये है कि अगर आपको किसी भी राज्य में एक ही चरण में चुनाव करवाना है और राज्य का आकार बहुत बड़ा है तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से वहाँ की पुलिस पर निर्भर रहना होगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बल इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उस राज्य में हर जगह पर लगाया जा सके। इसीलिए क्या किया जाता है कि अलग अलग राज्यों में जो बड़े राज्य होते हैं तो बड़े राज्यों के अलग अलग हिस्सों में वो जो चुनाव है तो एक साथ नहीं होता, अलग अलग करवाया जाता है, ताकि जब एक स्थान पे चुनाव हो जाता है तो सेंट्रल फोर्स को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगाया जाता है जहाँ पे चुनाव होना है अगले चरण का, और फिर जमा हो जाता है तो अगले चरण के जहाँ चुनाव होने हैं उन जिलों में फिर उनको फिर से लगाया जाता है। तो है क्या दोस्तों कि कुल मिलाकर के नसीम जैदी साहब का ये कहना है कि जो राज्य की पुलिस है तो उन पे ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक दलों का भरोसा है और ना ही वोटर्स का भरोसा है। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं तो उनका कहना है कि जब जिसकी सरकार होगी तो पुलिस तो हमेशा उसी के पक्ष में काम करेगी, इसलिए हमें भरोसा नहीं होता है पुलिस पर कि वो कभी भी फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनावों को संचालित करवाने में मदद करेगी। क्योंकि आपको बता दूं कि आज से 30 35 40 साल पहले आपने बहुत सुना होगा, मतलब कि आप तो शायद नहीं रहे होंगे लेकिन आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी कि आपके जो पुराने लोग हैं घर में वो बताते होंगे कि पहले के ज़माने में बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी और पुलिस कुछ नहीं सुनती थी। पुलिस तो जानबूझ के लेट करती थी। पुलिस पहले ही फिक्स कर लेती थी कि तुम यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी चुनाव में फर्जी वोट डलवा लेना, हम तो आएंगे ही नहीं, हम तो 4 घंटे बाद आएंगे। तो ये सब वाकई में हुआ करता था पहले। तो उसी वजह से जब बाद में चुनाव सुधार हुए तो ये कहा गया कि राज्य पुलिस के पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो केंद्रीय बलों की ही नियुक्ति की जाए चुनावों के दौरान। तो तब से यही होता आ रहा है कि केंद्रीय बल जो हैं तो हर चुनाव के दौरान वो नियुक्त होते हैं, क्योंकि केंद्रीय बल जो होते हैं तो वो उस विशेष क्षेत्र के तो होते नहीं, उसमें तो हर क्षेत्र के लोग होते हैं। तो क्या होता है कि वो किसी के दबाव में नहीं होते हैं, ना ही उनकी किसी से साठ गांठ होती है। तो इस वजह से उनके द्वारा जो क्रियाविधि अपनाई जाती है तो पारदर्शी होती है और निष्पक्ष होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, देयर हैव बीन एग्जांपल्स इन द पास्ट दैट द वोटर्स टू फील दैट द ट्रूली दैट टू ट्रूली इंश्योर एन अनफेयर मतलब कि एन अनअफ्रेड एक्सरसाइज, यानी कि जो वोटर्स हैं तो उनमें भी ये देखा गया है, कई सारे उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि वो इस बात को लेकर के सुरक्षित महसूस करते हैं कि अगर केंद्रीय पुलिस बल लगा हुआ है तो वो इस बात को महसूस करते हैं कि अनअफ्रेड यानी कि बिना भयभीत हुए वो चुनावों का वहाँ पर संचालन आराम से हो जाएगा। तो जो लिखी हुई है लाइन उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। टू ट्रूली इंश्योर एन अनअफ्रेड एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइजी, यानी कि चुनाव के पूर्ण रूप से बिना भयभीत पूर्ण वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, यानी केंद्रीय बलों की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिग्मो फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम मार्च 14, यानी कि 14 मार्च से शिग्मो उत्सव शुरू होगा। तो दोस्तों, शिग्मो उत्सव जो है तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है और ये गोवा का सबसे बड़ा हिंदुओं का उत्सव है। ठीक, हिंदुओं का लोक उत्सव, फोक फेस्टिवल है। ठीक, तो है क्या कि इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो कई बार आ जाते हैं कि जो शिग्मो उत्सव है तो उससे संबंधित बताइए, तो 3 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा। तो उसमें से आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सीधे पूछता है किस राज्य का है तो आप सीधे गोवा बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें इस शिग्मो के बारे में दी हुई हैं तो उनके बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये है
कि द फ्लोट्स आर एलाबोरेटली बिल्ट एंड डिपिक्ट सीन फ्रॉम द माइथोलॉजीज, यानी कि वहाँ पर वो जो नृत्य कार्यक्रम इत्यादि करते हैं तो उन दृश्यों को दर्शाते हैं जो कि हमारे शास्त्रों से, माइथोलॉजी से संबंधित हैं, यानी कि जो पहले की ज़माने की जो कथाएं हैं, मिथक कथाएं, तो उनसे संबंधित हैं। द परेड्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल फोक एंड स्ट्रीट डांसर्स डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ ढोल ताशास, यानी कि जो परेड होती है, जो उनका एक संचलन होता है वहाँ रास्ते में, तो किन लोगों से वो संचलन करने वालों से बना होता है, उसमें स्ट्रीट डांसर्स होते हैं, यानी कि सड़कों पे नाचने वाले होते हैं। डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ ढोल्स, यानी कि जो ढोल ताशों की धुन पर नाचते हैं। इसके अलावा वहाँ पर फ्लूट्स यानी बांसुरियाँ होती हैं, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड इन द प्रोसेशंस, यानी कि वहाँ पर इस तरीके से जो पथ संचलन होते हैं या जो परेड होती हैं, तो उनमें इस तरीके के अन्य वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण जानना ये भी है कि ये पारंपरिक रूप से क्यों मनाया जाता था। तो पारंपरिक रूप से इसलिए मनाया जाता था कि इट वॉज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड एज द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स हु हैड लेफ्ट देयर होम्स एंड फैमिलीज एट द एंड ऑफ दशहरा टू फाइट इन्वेडर्स, यानी कि दशहरा के वक्त आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए जो व्यक्ति अपना घर या परिवार छोड़ करके जाते थे, तो जब वो वापस आया करते थे तो उनकी होम कमिंग यानी कि घर वापसी के दौरान ये कार्यक्रम या ये उत्सव तब मनाया जाता था। तो नाम एक बार ज़रूर याद रखिएगा, शिग्मो नाम है। तो आपने शायद इस फेस्टिवल का नाम नहीं सुना रहा होगा पहले, क्योंकि मैं भी पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कला संस्कृति पे पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत मटेरियल, पर ये नहीं मिला था अभी तक। तो दोस्तों अगली खबर है कि आईएनएस तिलांगशान कमीशन एंड करवार, यानी कि करवार में आईएनएस तिलांगशान का कमीशनिंग हुआ है, उसको सेवा में उतारा गया है। तो दोस्तों जो आईएनएस तिलांगशान है, तो पहला वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि WJFAC है, ठीक, वॉज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी बाय वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा, यानी कि जो वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा हैं उनके द्वारा इसको सेवा में उतारा गया है। तो दोस्तों कमीशनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेवा में लाना, ठीक, और डीकमीशनिंग मतलब उसको सेवा से हटाना। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू कैनियन सिस्टम फाउंड नियर कोवडा, यानी कि कोवडा के निकट एक नया कैनियन तंत्र या एक नया घाटी तंत्र पाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कैनियन या घाटी तंत्र पाया गया है, तो ये समंदर के अंदर पाया गया है। तो आपको बता दूं कि CSIR और उसके अलावा NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने मिल करके एक अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में ये सामने आया है कि जो कैनियन, उसमें वहाँ की बंगाल की खाड़ी के अंदर 3 ऐसे कैनियंस मिले हैं जो कि मिल करके एक बड़े कैनियन का निर्माण करते हैं, और ये सभी बंगाल की खाड़ी में गहराई पर स्थित हैं। तो ये 50 वर्षों से लगभग इस पर शोध चल रहा था, लेकिन अभी जा करके इसकी जो असलियत है वो खुल करके सामने आई है। तो ये कैसे निकल करके सामने आई है, उनका कहना था कि सेंडिंग ओवर 32 हाई डेंसिटी बीम्स टू द डेप्थ ऑफ द सी, यानी कि तकरीबन 32 हाई डेंसिटी बीम उच्च घनत्व वाली किरणों को जब सागर में भेजा गया, तो उसके द्वारा इसकी मैपिंग हो पाई, अर्थात पता चल पाया कि ये वहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं हैं। यानी कि जो ऐसी स्थलाकृतियाँ या ऐसे जो खड्ड इत्यादि हैं, तो उनको इसके द्वारा एक स्कैनिंग सिस्टम होता है, किरणों का सिस्टम होता है, उसके द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक। तो कैनियन सिस्टम्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ रिवर वाटर इनटू द सी, यानी कि जो कैनियन सिस्टम होता है तो आमतौर पर इस प्रकार से बनता है जब नदियाँ जो हैं तो बहते हुए समंदर में जाती हैं, और ये उतनी ही पुरानी हो सकती हैं जितना कि पुराना नदी तंत्र, यानी कि उस ज़माने में वो जो नदी तंत्र वहाँ पर रहा होगा तो वो उतना ही पुराना है, यानी कि ये तकरीबन 23 मिलियन वर्ष, 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पुरानी हो सकती हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इसके पहले भी एक कैनियन सिस्टम था जो कि 1963 में खोजा गया था, और वो भी विशाखापट्टनम के तट के निकट ही खोजा गया था। हालांकि वो एक अमेरिकी व्यक्ति के द्वारा, अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री के द्वारा खोजा गया था, और ये जो है तो भारतीयों के द्वारा खोजा गया है।
तो कैन्यन की गहराई के बारे में अगर आपको बताएं तो ये कैन्यन जो है तो तकरीबन 90 मीटर इसकी शुरुआती गहराई है और जो अधिकतम गहराई है वो 2500 मीटर भी है। और इसके अलावा इस कैन्यन की लंबाई समंदर के अंदर 50 से 70 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगली खबर है कि ओवर 500 बर्ड स्पीशीज इन हिमाचल से सर्वे, यानी कि एक सर्वेक्षण का कहना है कि तकरीबन 500 के आसपास पक्षियों की प्रजातियाँ हिमाचल में पाई जाती हैं। तो दोस्तो64 यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी जंगल विभाग है उसने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 564 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि भारत में कुल 1263 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो इसमें से कुल मिलाकर के ये उसके 45% के बराबर होगा, यानी कि भारत में कुल मिलाकर पक्षियों की जितनी विविधता है तो उसका 45% हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 45% पक्षी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जितने प्रकार की प्रजातियां कुल उपलब्ध हैं उनमें से 45% प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो हिमाचल में भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ 4-day सर्वे कॉल्ड ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2017, तो इसको याद रखिएगा, ये जो नाम है सर्वे का ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2017, तो ये एक सर्वे किया गया था और इसमें 83 बर्ड चेकलिस्ट को अपलोड किया गया था किस पे, ई बर्ड पोर्टल पे। और 319 प्रजातियां जो हैं तो वो 8 ज़िलों में बताई गई हैं, यानी कि हिमाचल में जो बाकी ज़िले हैं तो वहाँ 8 ज़िलों में 319 प्रजातियां बताई गई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा ज़िला सर्वाधिक पक्षियों का आवास है, तो वो है कांगड़ा ज़िला, जहाँ पर 453 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमाचल में कौन सा ज़िला, कांगड़ा ज़िला है, जहाँ पर सर्वाधिक प्रकार की प्रजातियाँ 453 प्रकार की पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर हिमाचल से कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है तो वो कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि हिमाचल में भी क्या मेरी वीडियोस देखते हैं लोग। क्योंकि बाकी राज्यों से तो मुझे पता है कि लोग देखते हैं, वहाँ से कमेंट्स आते रहते हैं या कि फेसबुक वगैरह में वो करते रहते हैं कुछ मैसेज वगैरह, तो वहाँ से पता चल जाता है। पर हिमाचल से अभी तक मुझे नहीं पता चला कि क्या वहाँ का कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है। तो अगर देखते हैं आप तो कृपया आप कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा। तो दोस्तों अगली खबर है कि यूक्रेन टू ग्रांट वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन टूरिस्ट, यानी कि भारतीय पर्यटकों को यूक्रेन वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल का क्या मतलब होता है, तो आपको बता दूं कि जैसे यूएस है, तो यूएस अगर आपको जाना है तो पहले आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, और उस आवेदन को जांचने परखने के बाद अगर यूएस आपका वीज़ा पास करता है तभी आप यूएस जा सकते हैं, नहीं तो आप यूएस नहीं जा सकते, ठीक। लेकिन दोस्तों यूक्रेन जैसे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, यानी कि आप जब इन देशों में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ का वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो वीज़ा है तो सर्टेन कैटेगरीज, यानी कि कुछ निश्चित प्रभागों में, कुछ निश्चित कैटेगरी में ही दिया जाएगा, यानी कि हर काम से अगर आप यूक्रेन जाते हैं तो हो सकता है कि ना दिया जाए। तो शायद पर्यटन इत्यादि को उस कैटेगरी में रखा गया होगा कि जहाँ पर आपको वीज़ा जो है तो वीज़ा ऑन अराइवल पे मिल जाएगा, यानी कि जब आप यूक्रेन पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे वीज़ा भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जैसे कि मालदीव वगैरह है, तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा होती है, यानी कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपको पहले से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे अपने आप आपको वहाँ पे वीज़ा दे दिया जाएगा। तो अभी क्या है कि यूक्रेन ने वीज़ा की जो फ़ीस है उसे रिवाइज़ करके $65 कर दिया है, हालांकि ये बहुत कम है, यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा है वीज़ा की फ़ीस। तो दोस्तों अगली खबर है पेड मैटरनिटी लीव एक्सटेंडेड टू 26 वीक्स, यानी कि ऐसा मातृत्व अवकाश जिसमें कि भुगतान किया जाएगा अर्थात वेतन दिया जाएगा उसको बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक आपको बता दूं कि ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हो जाती थीं और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती थी, तो एक बार बहुत महत्वपूर्ण सुनिएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होता है जो कि एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होता है, यानी कि वो संगठित होता है। तो जो संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं तो अभी तक अगर वो गर्भवती होती थीं तो उनको सिर्फ 12 महीने का ही पेड मैटरनिटी लीव यानी कि ऐसा मातृत्व अवकाश दिया जाता था
जिसमें कि उनको वेतन दिया जाएगा, यानी कि अगर वो 12 हफ्तों से ज़्यादा रुकती हैं अपने घरों पर तो उसके आगे उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, उसको बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कि वो गर्भावस्था के दौरान 26 हफ्ते तक अगर नहीं आती हैं ऑफिस तब भी उनको तनख्वाह मिलेगी। तो दोस्तों क्या है कि एक बिल था, उसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016, ठीक। तो इसको तो राज्यसभा ने पहले ही पास कर दिया था, लेकिन ये अभी लोकसभा के लिए लटका हुआ था, तो लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया है। तो वाकई में महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब उनको 26 हफ्ते की छुट्टी उस दौरान मिल जाया करेगी जब वो गर्भवती होंगी। तो इससे 1.8 मिलियन महिलाएं यानी कि 18 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इतनी लंबी छुट्टी देने के मामले में अब भारत तीसरा देश बन गया है, क्योंकि भारत से ज़्यादा जो पेड मैटरनिटी लीव है, वेतन के साथ मातृत्व अवकाश है, तो भारत से ज़्यादा केवल और केवल 2 देशों में है। कहाँ? नॉर्वे में और कनाडा में। तो कनाडा में 50 हफ्तों का और नॉर्वे में 44 हफ्तों का इस प्रकार का अवकाश दिया जाता है। फिर उसके बाद भारत में है कितने हफ्तों का? 26 हफ्तों का। तो दोस्तों अगली खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी डेवलप्स न्यू बीटी कॉटन वेराइटीज़। तो इसके बारे में कल परसों हमने बात की थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीटी कॉटन की एक नई किस्म को विकसित कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो बीटी कॉटन होता है तो अभी तक उसको कौन बेचता था भारत में? विदेशी कंपनियां बेचती थीं, और उसका पेटेंट उन्हीं के पास होता था, क्योंकि वो जो बीज बनाए गए थे तो उन्होंने ही बनाए थे। उनको हाइब्रिड बीज या संकरित बीज कहा जाता था। लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी कि उसको उन्होंने जानबूझ के ऐसा बनाया था कि जब आप एक बार बीज खरीद करके उसको बो देंगे तो उसके बाद उससे जो आगे चल के बीज उत्पन्न होंगे, यानी कि जो उससे पौधा खड़ा होगा और उसमें जो बीज उत्पन्न होंगे, तो अगर आप उनको बोते हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय बीज होते हैं। यानी कि आपको हर बार अगर कॉटन की फसल या कपास की फसल लगानी है तो आपको हर बार नया बीज खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पुराना बीज होता था तो वो बिल्कुल निष्क्रिय होता था। उसकी ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी कि वो एक ही बार काम में आ सकता है, उसके बाद जो बीज पैदा होंगे उससे आगे निकल के तो वो किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन अभी जो भारत में जो बीज बने हैं तो ये इस काम में आएंगे कि अगर आपने एक बार इसको बो दिया तो उससे आगे चल के पौधे से भी जो बीज प्राप्त होंगे उनको भी आगे बोया जा सकेगा, ठीक। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई थी कि द फार्मर्स कैन कीप देयर ओन हार्वेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर सोइंग, यानी कि अगले वर्ष बोने के लिए किसान अपनी फसलों को यानी कि अपने बीजों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 किस्में थी उनके बारे में बताऊँ। पहले का नाम है PAU BT1, दूसरे का नाम है F1861 और तीसरे का नाम है RS 2013। तो जो पहली 2 हैं तो ये पंजाब में विकसित की गई हैं। जो तीसरी है RS 2013 तो ये राजस्थान में विकसित की गई, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक। और दोस्तों जो पंजाब द्वारा विकसित की गई थी जो कि F1861 थी, और जो राजस्थान द्वारा RS 2013 थी, तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च के सहयोग के द्वारा विकसित किया गया। यानी कि सिर्फ एक ही थी, PAU BT1 सिर्फ एकमात्र ऐसी थी जिसे कि पूर्ण रूप से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खुद डेवलप किया था। बाकी की जो 2 हैं तो इनके लिए जो कॉटन इंस्टीट्यूट है भारत का उसने सहयोग किया था, ठीक। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो ये जो बात है वो ये है कि वो आखिर कौन सा जीन है जो कि किसी भी आम कॉटन के बीज को, कपास के बीज को मॉडिफाइड बीज बना देता है। तो दोस्तों एक वो जीन होता है, उसको बोलते हैं CRY1AC। तो यही वो जीन है जिसको कि सक्रिय कर देने के बाद जो कॉटन होता है उसमें एक ऐसा प्रतिरोधी पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जो कि बोलवॉर्म को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बोलवॉर्म होता है तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, और वो हमेशा जो कपास के पौधे हैं तो उनको खा करके उनको बर्बाद कर डालता था। लेकिन जब से BT कॉटन आया है तो उसमें CRY1AC जीन होने की वजह से जब बोलवॉर्म उनको खाने की कोशिश करता है तो उसमें एक ऐसा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से बोलवॉर्म की जो आंतें हैं वो गल के नष्ट हो जाती हैं और वो खुद ही मर जाता है, ठीक। तो इस वजह से इसको बोलवॉर्म से खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है
तो आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको क्राई 1AC के बारे में बताया, तो वैसे ही एक और जीन है, उसको कहते हैं बीटी बैक्टीरियल जीन। तो जो बीटी बैक्टीरियल जीन है, तो वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उपयोग किया गया है, क्योंकि ये जो जीन है ये उस प्रोटीन का निर्माण करता है जो प्रोटीन बोलवर्म के अंदर जा कर के उसे ख़त्म कर देता है। यानी कि जब बोलवर्म खाने की कोशिश करता है इस पौधे को, कॉटन के पौधे को, तो जो बीटी बैक्टीरियल जीन है तो वो उसके बोलवर्म के शरीर के अंदर जा कर के उसको नष्ट कर देता है। तो दोस्तों अगली खबर है कि सरस्वती सम्मान फॉर कोंकणी राइटर, यानी कि कोंकणी लेखक को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो एमिनेंट कोंकणी राइटर यानी कि एक ख्याति प्राप्त कोंकणी लेखक महाबलेश्वर सैल को इस बार सरस्वती सम्मान 2016 दिया गया है उनके एक उपन्यास के लिए जिसका नाम है हवथन। ठीक, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है, नो चेंज इन इंडियाज स्टांस ऑन यूएनएससी वीटो, यानी कि यूएनएससी में वीटो के लिए भारत अपने स्टांस को, अपने कदम को नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे एक स्थायी सीट मिल जाए, एक परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। हालांकि दुनिया भर के देशों से भारत समर्थन लगातार प्राप्त करता रहा है और अब लामबंदी इस बात के लिए होने लगी है कि भारत को भी वहाँ पर एक सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो अफ्रीकी देश और जो पिछड़े देश हैं, तो भारत ने उनको आश्वासन दिया है कि अगर भारत वहाँ पे जा कर के शामिल हो जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उनके जो रिजर्वेशन यानी कि उनके जो अपने आकांक्षाएं हैं या कि अपने वहाँ पे काम करवाने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत उनके काम को करेगा। जबकि यूएस वगैरह ऐसे हैं कि वो वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे देश होते हैं तो उनको लताड़ देते हैं। तो भारत का कहना है कि अगर वो सभी सहयोग करके भारत को समर्थन दे करके सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा देते हैं, तो वो आगे चल के क्या करेगा, उन सभी देशों की जो आवश्यकताएं हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में उन आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य करेगा या उनकी मांगों को वहाँ पर उठाएगा। हालांकि इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण बात भी ये बता दूं कि इस समय दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जो इस बात के लिए लगे हुए हैं कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। तो वो कौन कौन से देश हैं, एक तो भारत ही हो गया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है जर्मनी और चौथा है जापान। यानी कि ये जो चारों देश हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सीट है वहाँ पे सदस्यता मिल जाए। ठीक, तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, उसको इन्होंने G4 यानी ग्रुप 4 का नाम भी दिया हुआ है। और ये जो चारों देश हैं तो ये हमेशा अपनी लॉबिंग करते रहते हैं उन छोटे देशों के साथ जो कि इनका समर्थन करके इनको सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात जो आपको बताऊं कि जब भारत ने कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें एक सीट चाहिए, तो ऐसा कहा गया कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट ले ले पर उसको वीटो का अधिकार नहीं होगा। तो अगर वीटो का अधिकार नहीं होगा तो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट लेने का क्या मतलब, फिर तो एक पर्यवेक्षक की तरह हुआ भारत, यानी कि खाली वो सलाह मशवरा करने के लिए वहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो है क्या कि भारत का ये कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम सीट लेंगे तो हम वीटो के साथ लेंगे, यानी कि जैसे कि अभी तक 5 देश जो हैं तो उन सभी को वीटो प्राप्त है। अगर कोई भी एक देश वहाँ पे वीटो कर देता है किसी भी मामले पर, तो वो भले ही 4 देश उसका समर्थन कर रहे हों, वो वहाँ पे मुद्दा ख़त्म हो जाता है, यानी कि मुद्दा आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि मसूद अजहर के मामले में चीन बार बार वीटो कर देता है, तो उसमें क्या है कि 3 देशों के समर्थन के बावजूद भी वो मामला जो है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वही है दोस्तों कि भारत जो है तो उसने कहा है कि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं तो वहाँ पर हम वीटो के साथ जाएंगे, भले ही हमें शुरू में आप वीटो ना दें लेकिन आपको बाद में देना पड़ेगा। यानी कि अभी तक तो भारत का ये कहना था कि हम वीटो के साथ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपना नरम रुख अपनाया है। इन्होंने कहा है कि हम 15 साल के समय के लिए ये कहते हैं कि आप हमें वीटो मत दो, 15 साल तक के लिए आप हमें एक ऐसे ही पर्यवेक्षक की तरह ही सही आप हमें वहाँ पर शामिल रखो और 15 साल बाद आप हमको वीटो का अधिकार दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब ये कितना आगे चल के सक्सेसफुल होगा ये तो देखने की बात होगी। ये तो भारत ने अभी अपनी तरफ से कहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैयद अकबरुद्दीन ने ये कहा कि G4 कंट्रीज़ वर रेडी टू एक्सेप्ट अ मोरेटोरियम ऑन यूजिंग द वीटो, यानी कि जो G4 के देश हैं तो इस बात के लिए तैयार हैं
कि वो वीटो के लिए कुछ वक्त का प्रतिबंध झेल सकते हैं। यानी कि कुछ वक्त का प्रतिबंध या जो मोरेटोरियम का मतलब होता है वो ये होता है कि अस्थायी रूप से किसी भी अधिकार का प्राप्त ना होना या अस्थायी रूप से किसी भी चीज़ का प्रतिबंधित होना। तो वही है कि हमें शुरू के 15 वर्ष तक अगर आप वीटो नहीं भी देते हैं तो जो 15 वर्ष का मोरेटोरियम है तो हम उसको एक्सेप्ट करने को, उसको कबूल करने को तैयार हैं कि हम 15 वर्ष का मोरेटोरियम ले लेंगे और उसके बाद आप हमें वीटो दे दीजिएगा। तो अब देखिए आगे चल के क्या होता है। पहली बात तो ये है कि इनमें से किसी भी देश को सिक्योरिटी काउंसिल में लिया जाएगा कि नहीं, यही एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए ये देश बहुत दिन से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हम अभी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं वीटो के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें किसी भी प्रकार का इम्पीड यानी कि गतिरोध उत्पन्न हो। यानी कि प्रक्रिया हम चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन ऐसी ना हो कि उसमें हमें हमारे अधिकारों से ही वंचित रखा जाए। कुछ समय के लिए सही, लेकिन हमेशा के लिए हम अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों एक खबर है कि ₹10 नोट्स विद एडिशनल सिक्योरिटी फीचर सून, यानी कि जो 10 रुपए के नोट आएंगे तो उसमें कुछ विशेष सिक्योरिटी फीचर, विशेष सुरक्षा फीचर उपलब्ध होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो 10 रुपए के नोट हैं तो उनको कुछ इन्हेंस्ड सिक्योरिटी फीचर यानी बढ़ी हुई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ फिर से संचालन में यानी सर्कुलेशन में लाया जाएगा। तो आरबीआई का कहना है कि जो महात्मा गांधी सीरीज 2005 के नोट हैं तो अब उनमें से उनमें नोटों में एल नाम का एक वहाँ पर वाटरमार्क छपा होगा और उसमें उर्जित पटेल जी के साइन भी होंगे। तो कुल मिलाकर उसमें शायद कुछ नया सिक्योरिटी फीचर जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों स्कॉटिश रेफरेंडम कुड प्रीसीड ब्रेग्जिट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो स्कॉटिश रेफरेंडम है, स्कॉटलैंड का अपना जो एक जनमत संग्रह है, तो वो ब्रेग्जिट को फिर से पीछे ला सकता है, यानी कि ब्रेग्जिट को फिर से शुरू कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या मामला है? मामला ऐसा है कि आपको बता दूं कि वैसे भी 1-2 साल पहले स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि स्कॉटलैंड अब ब्रिटेन में या यूके में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो यूके है तो वो 4 स्वायत्त क्षेत्रों का एक संघ है, जिसमें कि इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल हैं। तो स्कॉटलैंड ने कहा था कि अब हम अलग देश बनना चाहते हैं, हम यूके के साथ नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ, पर रेफरेंडम में बहुत कम अंतर से मतलब वो रेफरेंडम जो था फेल हो गया। यानी कि जो स्कॉटलैंड में जो ज़्यादातर बहुमत था उसने ये कह दिया कि हम अभी यूके में रहना चाहते हैं। हालांकि जो बहुमत था बहुत थोड़े अल्प अंतर से ही ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा तो था ही। तो अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब ये ब्रेग्जिट का हो गया काम, तो ये पाया गया कि जो वोटिंग पड़ी थी ब्रेग्जिट के लिए, तो स्कॉटलैंड का जो इलाका था तो वहाँ ये देखा गया कि लोगों ने ब्रेग्जिट के खिलाफ वोट दिया था, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है पूरी यूके की, जो कि इंग्लैंड की या इंग्लिश लोगों की आबादी है, तो उसने जो ज़्यादातर वोटिंग की थी तो वो ब्रेग्जिट के लिए की थी। तो स्कॉटलैंड का ये कहना था कि दरअसल पे जो स्कॉटिश लोग थे वो तो यूनियन के साथ रहना चाहते थे, ईयू के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं, जो इंग्लिश कहलाते हैं, मतलब अंग्रेज जो कहलाते हैं एक्चुअली, तो वो उसके खिलाफ थे, वो ब्रेग्जिट चाहते थे। तो उनका कहना था कि हम कैसे फिर ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जहां हमारी कुछ और सोच है और बाकी लोगों की और सोच है और एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत या बरक्स सोचें हैं। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि अगले साल 2018 के बसंत में, ऑटम में, फिर से एक नया स्कॉटलैंड के द्वारा जन्म संग्रह करवाया जाए और उसके बाद वहाँ पर फिर से तय किया जाए कि क्या स्कॉटलैंड यूके में रहना चाहता है, और हो सकता है कि वो अलग होकर के ईयू से फिर से जुड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि पाक अगेंस्ट शट्स बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर फिर से बंद कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अपना जो बॉर्डर है तो 2 दिन के लिए खोलेंगे, ताकि जो अफ़गानी पाकिस्तान में हैं और अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो वो वहाँ से वापस चले जाएं। तो वो सारे लोग, तकरीबन 35,000 लोग जो थे, तो फिर से अफ़गानिस्तान वापस चले गए हैं और उसके बाद बॉर्डर फिर से बंद हो गया है। तो दोस्तों जो बॉर्डर है तो 2 जगहों पे खुला हुआ है, मतलब जहाँ से आना जाना होता है। एक का नाम है तोरखम, दूसरे का नाम है चमन। ठीक। और दोस्तों बता दूं कि दोनों ही देशों के बीच जो व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता है तो यही दोनों बॉर्डर्स ही हैं। ठीक, यानी कि तोरखम और चमन ही हैं।
तो जब ये बॉर्डर बंद है तो सीधा सा मतलब ये भी है कि इस समय उन दोनों देशों के बीच जो व्यापार वाणिज्य था वो भी पूरी तरीके से बंद है। हालांकि आपको बता दूं कि पाकिस्तान जब भी अफगानिस्तान पे दबाव बनाना चाहता है तो बॉर्डर को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपना कोई सी रूट नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान का कोई अपना तट नहीं है, समुद्री तट, वो लैंड लॉक्ड यानी कि कैसा भू आवेष्टित देश है। तो अब वहाँ का कोई समुद्री तट ना होने की वजह से जो कोई भी सामान आता है जहाज़ों के द्वारा वो सब कुछ पहले कराची पोर्ट पे उतरता है, फिर उसके बाद वहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है। तो है क्या दिक्कत यही है अफ़गानिस्तान के साथ कि अब अगर वो बॉर्डर बंद हो गया है तो उनकी जो कुछ भी इंपोर्ट्स जहाज़ों के द्वारा हो रही थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। तो उनकी मजबूरी होती है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना, उनका सहयोग करना, फिर चाहे वो जो भी मांग कर रहे हों। तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर किए गए, आयोजित किए गए आतंकवादियों ने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हमले किए हैं। तो एक तरीके से उनका दबाव बनाकर के ये कहना है पाकिस्तानियों का कि अगर अफ़गानिस्तान इस काम को नहीं रोकता है और उन लोगों को नहीं सौंपता है जिन्होंने हमले किए हैं, तो वो अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि डोनाल्ड टस्क री इलेक्टेड ईयू प्रेसिडेंट, यानी कि जो डोनाल्ड टस्क हैं तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट फिर से चुन लिए गए हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन है तो ये अपना एक यूनियन भी है, यहाँ की अपनी एक संसद भी है, यहाँ की अपनी कोर्ट भी है, इनका सब कुछ अपना एक अलग बना हुआ है। तो जो संघ बना हुआ है तो संघ का जो अध्यक्ष होता है तो उसका भी वहाँ पे चुनाव होता है। तो इसके जो 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, तो उन्होंने ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, आप ध्यान दीजिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और वहीं पर ईयू का मुख्यालय भी है। तो ब्रुसेल्स में वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग में इनके पक्ष में 26 वोट पड़े और एक इनके विपक्ष में पड़ा पोलैंड का वोट। हालांकि ये खुद पोलैंड से ही हैं, फिर भी जो पोलैंड के लोग थे, मतलब जो पोलैंड की सरकार है तो इस समय इनके खिलाफ है, मतलब कि कुछ शायद राजनीतिक मामला होगा जिसमें कि नहीं बन रही होगी, लेकिन बाकी लोगों ने इनके पक्ष में वोट किया। तो इसका मतलब ये है कि बाकी देशों का इन पे भरोसा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो ब्रेग्जिट हो गया है तो ब्रेग्जिट की वजह से माना जा रहा है कि काफ़ी इकोनॉमिक उथल पुथल, आर्थिक उथल पुथल मच सकती है ईयू के अंदर। तो इनका यही कहना था कि चूँकि मुझे काफ़ी अंदाज़ा है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव है मुश्किल परिस्थितियों से निपटने का, क्योंकि अभी जैसे ग्रीस वाली जो समस्या उत्पन्न हुई थी तो उस वक्त भी यही लोग निपटे थे। तो इनका कहना है कि मैं इसको आसानी से ब्रेग्जिट को भी देख लूँगा, यानी कि ब्रेग्जिट की जो समस्याएं हैं तो उनको आसानी से सुलझा लूँगा, इसीलिए इनको फिर से अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। तो दोस्तों अगला है कॉमनवेल्थ ट्रेड मीट बिगिंस, यानी कि जो राष्ट्रमंडल देशों का एक व्यापार उत्सव है या कि जो एक व्यापार सभा है वो शुरू हो गई है। तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ देश हैं तो आप जानते हैं कि वो सभी देश जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के उपनिवेश रहे हैं तो कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। तो इस समय 52 देश हैं, पहले 53 हुआ करते थे, लेकिन अब मालदीव जो है तो उसमें से निकल गया है, तो अब बचे हैं टोटल 52। ठीक, तो अब है क्या कि लंदन में इनकी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का जो पूरा मकसद है वो यही है कि जो कॉमनवेल्थ के देश हैं तो उनके बीच व्यापार वाणिज्य के अवसरों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। अब दोस्तों क्या है कि कॉमनवेल्थ का जो एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है वो तो खुद ब्रिटेन ही है। अब ब्रिटेन जो है तो जब ब्रेग्जिट हो गया है तो कॉमनवेल्थ के देशों के लिए इस बार की जो मीटिंग होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक जो मीटिंग होती थी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि बाकी लोग जानते थे कि हमारी जो ईयू से मीटिंग होती है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद ब्रिटेन ईयू में शामिल है। तो अलग से कोई हमें व्यापार करने के लिए ब्रिटेन में अलग से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि अब जब ईयू से बाहर आ गया है ब्रिटेन तो सभी के लिए बड़ा आवश्यक हो गया है कि ब्रिटेन के साथ अपने जो बायलैटरल ट्रीटीज़ यानी कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं तो काफ़ी अच्छे कर लें, ताकि ब्रिटेन के साथ उनके व्यापार में किसी भी तरीके की कमी ना आए। और ब्रिटेन भी ये जानता है कि ईयू के बाहर होने के बाद उनको सबसे द्विपक्षीय संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, तभी उनकी अर्थव्यवस्था टिकी रह सकती है। ठीक, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम आया है, उसका नाम है चोगम। बहुत नाम आपने सुना होगा इसका, 4-5 बार सुना होगा अब अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो चोगम के बारे में इंटरनेट पे ज़रूर जाकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ का अपना एक कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है तो इसको ही चोगम बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि जो पहली मीटिंग थी कब हुई थी, कैसे हुई थी, कौन कौन शामिल था इत्यादि। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा जो चोगम है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बना के देता है। तो ये कहा जा रहा है कि
विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स एज वेल एज 2000 बिजनेसेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्रुप। यानी कि जो पूरे 52 देश हैं तो उनके सभी के जो लीडर्स हैं यानी कि जो नेता हैं वो आएंगे और तकरीबन 2000 बिजनेस ग्रुप भी वहाँ पर शामिल होंगे। तो अभी क्या है कि अभी भारत की तरफ से वहाँ पे कौन शामिल हो रहा है, वो शामिल हो रही हैं, उनका नाम है मिसिस तेवतिया। तो रीता ए तेवतिया जो कि वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी हैं तो शामिल हो रहे हैं। और आगे चल के मीटिंग के बाद कौन शामिल होंगे, इसमें एमजे अकबर शामिल होंगे जो कि इस समय विदेश राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया इज ऑप्शन इन यूएस एनर्जी पॉलिसी, यानी कि जो यूएस की अपनी एक नई एनर्जी पॉलिसी ऊर्जा नीति आई है तो भारत उसमें से कुछ विकल्प ढूंढ रहा है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको बता दूं कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जो बाकी रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि जो अमेरिका की ऑयल गैस और कोल सेक्टर्स हैं, तो यानी कि जो वहाँ के तेल गैस और कोयले के क्षेत्रक हैं तो उनको डीरेगुलेट किया जाएगा। तो डीरेगुलेट शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ओबामा प्रशासन ने क्या किया था, ओबामा प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर दिया था यानी विनियमित कर दिया था। अर्थात ये तय कर दिया था कि इन सभी का कुल उत्पादन कितना होगा और कुल उपभोग कितना होगा। क्यों? क्योंकि सभी का ये कहना था, पूरी दुनिया भर के देशों का, कि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है पिछले कई दशकों में, इसलिए सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है इन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तो अमेरिका की बनती है। तो ओबामा प्रशासन ने यही किया था कि अमेरिका के कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए उन्होंने ऑयल गैस और जो कोल सेक्टर थे तो उनको रेगुलेट कर दिया था, यानी कि वहाँ पर उत्पादन इत्यादि पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए थे, काफ़ी सीमाएं लगा दी गई थी। उससे क्या हुआ था कि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्रक में जो नौकरियां थी वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उस क्षेत्रक में काम कर रही थी तो फिर उतने फ़ायदे में नहीं रह गई, तो इस वजह से वहाँ पे नौकरियां भी कम हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इससे हमारे देश में नौकरियां कम हुई हैं और साथ ही साथ इकॉनमी को काफ़ी घाटा भी लग रहा है, तो हम इसको फिर से डीरेगुलेट करेंगे, यानी कि जैसे ये पहले चला करते थे बिना किसी बाधा के, ये आगे भी वैसे ही चलेंगे। तो जब ये सब हो रहा है तो भारत इस पे नज़र अपनी गड़ाए हुए है और उसने ये कहा कि इस चीज़ का जो लाभ है तो हम भी उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि है क्या कि भारत की अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी भी जो आवश्यकता है फॉसिल फ्यूल की, यानी कि खासकर तेल की, तो वो पूर्ण रूप से हम किस पे निर्भर हैं? अरब देशों पे निर्भर हैं। और ये है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा लें ताकि जो तेल वगैरह है तो हमें बाकी देशों से भी मिल सके। और उसके अलावा जो नई चीज़ शेल गैस खोज में आई है तो भारत चाहता है कि शेल गैस भी जो है तो भारत को धीरे धीरे प्राप्त होने लगे ताकि वो अपने यहाँ जो सब कुछ ऑयल बेस्ड है यानी तेल बेस्ड है तो उसको परिवर्तित करके शेल गैस आधारित कर सके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ऑयल महंगा हो जाए और उसके स्थान पर लोग शेल गैस का प्रयोग करें। ऑयल इसलिए महंगा हो सकता है क्योंकि जो ओपेक देश हैं जिनके बीच झगड़ा चलने के कारण अभी ऑयल की प्राइसेस गिर गई थी, तेल की कीमतें गिर गई थी, तो वो झगड़ा उनका धीरे धीरे सुलझने लगा है। और अगर झगड़ा पूरी तरीके से सुलझ गया तो आप ये मान के चलिए कि तेल की कीमतें फिर से काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो हमारी जो तेल पर निर्भरता है वो जितनी कम होगी तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और तो और सोचिए कि एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी गई है कि 30% ऑफ ऑल इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम नाउ टू 2040 विल बी फ्रॉम इंडिया, यानी कि अब से लेकर के 2040 तक दुनिया में तेल की जो 30% तक की मांग बढ़ेगी तो वो खाली भारत से होगी। यानी कि जो मांग बढ़ेगी उस पूरी मांग में 30% हिस्सा केवल भारत का होगा। तो आप सोचिए कि भारत की तेल की आवश्यकता कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। और ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमारे पास तो अभी क्या हैं, यही है, ऑयल है, गैस है और कोल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय साधन हैं तो वो बड़े कम हैं अभी। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके अलावा जो टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा है, ये जो सारी ऊर्जाएं हैं तो इसका हम बहुत कम उपयोग अभी तक कर पाए हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि भारत और यूएस के बीच एक अंतर मंत्रालयीन बैठक हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि जो एक पहले साइन हुआ था डील कि 2018 तक भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी प्राप्त होने लगेगी,
तो वो 2018 से मिलने ही लगेगी। क्यों? क्योंकि अब उस हस्ताक्षर जो हुआ था उस पर अमल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट प्राइसिंग विल इनेबल इंडिया टू रैंप अप इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस, यानी कि अगर उचित कीमत लगाएगा यूएस तो भारत वहाँ से अपना इम्पोर्ट यानी आयात बढ़ा सकता है। हालांकि दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं वो ये है कि ओबामा जी ने आगे जा COP21 जब हुआ था पेरिस में, तो उसमें जाकर के उन्होंने सबसे आगे यही कहा था कि हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको स्वीकार करते हैं और आगे चल के हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और जो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उस पर हम निर्भरता कम करेंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप का उल्टा ही कहना है। तो यहाँ पर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तो उनका ये कहना है कि हम अमेरिका के तेल और गैस के सेक्टर को दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी बनाए रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय चिंता यानी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमें इस काम को करने से रोकें। यानी कि एक तरीके से उनका सीधे तरीके से इस बात से नकार देने का रवैया है कि हम उसका कोई पालन करेंगे जो COP21 हमने साइन किया था। हालांकि आपको बता दूं कि इसके उलट जो भारत है तो भारत के प्रधानमंत्री का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि हमने COP21 में जो कुछ प्रतिबद्धताएं जताई हैं हम उनका पालन अवश्य करेंगे। ठीक, यानी कि भारत का डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसका अपना एक रवैया ये था कि वो चाहता था कि भारत और उसके जैसे जो बाकी देश हैं तो वो ग्रीन एनर्जी की तरफ आएँ, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि भारत अगर वो खरीदना चाहता है हमसे तेल गैस और कोयला जो भी चाहता है तो हम उसको वही बेचेंगे, बजाय कि हम उसको इस बात के लिए मजबूर करें कि वो हमसे सोलर पैनल ले। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर में रेज इक्विटी कैप फॉर पेंशन PFRD, यानी कि जो केंद्र सरकार है तो वो पेंशन फंड के लिए जो इक्विटी कैप है शेयर में पैसा लगाने की जो सीमा है उसको बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो PFRDA का नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS है तो उसमें जितना भी पैसा जमा होता है उसका मात्र 15% ही वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर बाजार में यानी कि इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण ये है कि जो शेयर बाज़ार होता है वो बहुत जोखिम भरा बाज़ार होता है। वहाँ पे अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने की संभावना भी है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि डूब ही जाएगा, फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है, पर वो एक जोखिम भरा मार्केट होता है। तो उसमें सरकार के जो अपने संस्थान हैं सरकार उसमें ज़्यादा सीमा तक इन्वेस्ट नहीं करने देती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 15% तक का इन्वेस्ट करने देंगे तो अगर घाटा भी हो गया तो 15% का ही होगा, ज़्यादा का नहीं होगा, और फ़ायदा भी हो गया तो चलो ठीक ठाक कुछ मिल जाएगा उसमें रिटर्न। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि घाटा होने पर भारी घाटा लगे। तो फ़ायदा होने पर भले ही भारी फ़ायदा हो तो उससे लेना देना नहीं है। ठीक, अगर घाटा हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो उनका कहना है कि रिस्क क्यों लेना, फ़ायदा होगा घाटा होगा कौन जानता है। तो इसी वजह से उन्होंने जो एक कैप लगाई हुई है, सीमा लगाई हुई है, तो 15% की लगाई हुई है। यानी कि एनपीएस में जितना भी पैसा जमा होता है उसका 15% से ज़्यादा शेयर बाजार पर एनपीएस इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो आपको बता दूं कि जो भी फंड होते हैं, चाहे इंश्योरेंस फंड हो या जो भी हो, तो ये इसीलिए पैसा इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाद में उसको लगाते हैं। ठीक, तो जैसे बैंक होता है तो बैंक के पास तो ये सुविधा होती है कि बैंक जितना भी पैसा जमा करता है तो उसको कितना भी लोन दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं तो जो कि एनबीएफसी कहलाती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इन सब के ऊपर बड़ी सीमाएं होती हैं। यानी कि ये सभी को लोन नहीं दे सकते, सरकार ने तय किया हुआ है कि ये किसको लोन दे सकते हैं। और साथ ही ऐसी जो पेंशन फंड्स वगैरह जो कि खुद सरकारी हैं तो उनमें तो सरकार ने और ज़्यादा कठोरता बरती हुई है। यानी कि उसमें बहुत कम मात्रा में वो उनको विशेष क्षेत्रों में ही इन्वेस्ट करने की इजाज़त देते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार की घाटे की गुंजाइश ना रहे। ठीक, तो मैंने आपको पूरा मुद्दा बता दिया। खाली एक मुद्दा ये है कि एनपीएस अपनी तरफ से, जो पीएफआरडी है, ये अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि जो 15% की कैप है उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए। अब सरकार करती है कि नहीं करती है नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं अगर करती है तो सबसे ज़्यादा रिस्क सरकार को ही है, क्योंकि अगर इसमें घाटा लगेगा तो सरकार को ही भरपाई करना है। तो अगला है दोस्तों, सेंटर इश्यूज ड्राफ्ट रूल्स ऑन ई वॉलेट पेमेंट्स, यानी कि जो ई वॉलेट के माध्यम से भुगतान होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने नियमों का एक मसौदा सामने रखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ई वॉलेट होता है तो ई वॉलेट है जो एक अनौपचारिक नाम है, इसका जो तकनीकी नाम है तो वो कहलाता है पीपीआई, यानी कि
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, पीपीआई का मतलब होता है ई वॉलेट। तो ये है कि सरकार ने इशू किया है नया मसौदा, किस लिए? टू इंश्योर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि उसकी जो इंटीग्रिटी है, अखंडता या निष्ठा, सत्यनिष्ठा को, सुरक्षा को और गोपनीयता को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ नियमों का मसौदा एक तैयार किया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि ये जो मसौदा है सॉट पब्लिक कमेंट्स, यानी कि अभी इसने पब्लिक से अपना ओपिनियन, अपना मत मांगा है। तो आप भी जा कर के इसमें दे सकते हैं। तो मुझे नहीं पता वेबसाइट इसकी क्या है, तो इसने कुछ पब्लिक कमेंट्स या ओपिनियंस मांगे हैं, तो वहाँ पे आप जा कर के अपना मत दे सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए जो कि आपको सही लगता है, ठीक। और उसके बाद जो है तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, तो उसमें क्या करेगा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2017 जो है तो उसको बना देगा। हालांकि इसमें जो ईपीपीआई इशूअर है तो उसे किस तौर पे डिफाइन किया गया है, पर्सन ऑपरेटिंग अ पेमेंट सिस्टम इशूइंग प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट टू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संगठन को इस प्रकार की प्रीपेड भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराने वाला कोई भी व्यक्ति जो है तो उसको ईपीपीआई इशूअर या ईपीपीआई जारीकर्ता के तौर पे जाना जाएगा। चलिए लाइव पेज पे दो खबरें हैं छोटी छोटी, उनको देख लेते हैं। तो पहला है कि लेक इन ऑस्ट्रेलिया टर्न्स विविड पिंक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जो कि एक गहरी पिंक रंग की, गहरी गुलाबी रंग की एक झील में परिवर्तित हो गई है। तो दोस्तों क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की एक झील है, पार्क्स विक्टोरिया में स्थित है। तो यहाँ पे जो झील है तो उसका रंग परिवर्तित होकर के पिंक हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इस झील के बॉटम में, यानी कि इस झील की गहराई में, सतह पर जो नीचे तल है तो वहाँ पर ग्रीन एल्गी यानी कि ग्रीन शैवाल, हरी शैवाल नाम की एक प्रजाति पाई जाती है। और जब वो इस प्रकार के हाई लेवल सॉल्ट यानी कि उच्च स्तरीय लवणीय जल से प्रतिक्रिया करती है तो रंग परिवर्तित हो जाता है और पिंक हो जाता है, ठीक। एक खबर है, महत्वपूर्ण नहीं है, निएंडरथल यूज्ड एस्पिरिन फॉर टूथेक, यानी कि दांत दर्द के लिए जो निएंडरथल मानव हुआ करते थे तो एस्पिरिन का इस्तेमाल करते थे। तो एस्पिरिन में मुख्य रूप से क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, मतलब कि उसमें आप देख लीजिएगा एक बार, सॉरी, एस्पिरिन तो खुद में ही अपने आप में एक केमिकल है। उसमें ये है कि जो एक ऐसा पदार्थ होता है तो उसमें एक सैलिसिलिक एसिड होता है जिसकी वजह से जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, ठीक। तो एस्पिरिन जो है तो वो एक अलग केमिकल ही होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो अगला है पोटैटोज में ग्रो ऑन द रेड प्लानट, यानी कि लाल ग्रह पे जो आलू हैं वो उग सकते हैं। तो पहली बात ये है कि लाल ग्रह होता क्या है, तो लाल ग्रह मंगल को, मार्स को ही लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक, क्योंकि रात में लाल रंग का दिखता है कई बार। तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सीआईपी है जो कि लीमा पेरू में स्थित है, तो उसने ये कहा है कि जो पोटैटो का ट्यूबर होता है, तो आलू का जो ट्यूबर होता है तो वो विकसित होकर के आलू में परिवर्तित हो सकता है मार्स में भी। तो क्या था कि जैसी मंगल में स्थितियां हैं तो वैसी स्थितियों का एक क्यूब सेट, यानी कि एक ऐसा खांचा बनाया गया जिसमें कि वैसी स्थितियां उत्पन्न की गई जैसे कि मंगल ग्रह पे होंगे। और वहाँ पे जब उन बीजों को उगाने की कोशिश की गई तो उनमें स्प्राउटेड यानी कि अंकुरण हुआ। तो उससे ये पता चला कि वहाँ पर जो मंगल में परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर भी आलू उगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू में जो कुछ भी महत्वपूर्ण खबरें थी वो कवर हो गई। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।